नाइट में ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरे की खबर दिखा रहे थे। और अगर बात पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से लगातार संवेदनशील हैं पूर्वोत्तर के विकास को लेकर, कुछ आंकड़ों और तथ्यों से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर के दौरे कर चुके हैं। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में पूर्वोत्तर राज्य किस प्रकार से हैं। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके 800 से ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे हुए हैं और ये सिर्फ राजधानियों तक सीमित नहीं बल्कि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक उनके ये दौरे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि विकास और शांति को लेकर मोदी सरकार कैसे प्रतिबद्ध है। 77,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या जिन पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, यानी कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस पूर्वोत्तर को बाकी भारत के साथ बेहतरी से कनेक्ट करने को लेकर लगातार तेजी से मोदी सरकार कर रही है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में पहली बार रेल पहुंची है और अपने आप में कनेक्टिविटी पे जो फोकस की बात कही जा रही थी उसके जमीन पे उतरते हुए भी प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं, सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। और शायद पहली बार तमाम इलाकों में, पूर्वोत्तर के इलाकों में रेलवे लाइन पहुंची है, रेल की छुक छुक सुनाई पड़ी है। 16,207 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण अभी तक किया गया है, जो अपने आप में पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों की बात की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 90,000 जो किलोमीटर की सड़कें या तो पूरी हो गई हैं या फिर उन पे तेजी से काम चल रहा है, यानी कि उन पे तेजी से कनेक्टिविटी को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। 2014 से पहले 9 एयरपोर्ट थे और अब इनकी संख्या 19 हो गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात की जाए तो एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से भी तेजी से फोकस दिखाई पड़ रहा है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी बहुत तेजी से निर्माणाधीन या फिर वहां पे बन चुके हैं। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के विकास के अन्य पहलुओं पर जल्दी से बात करें तो बोगीबिल ब्रिज की शुरुआत हुई, जो दशकों से लटका हुआ था। पीएम मोदी ने उसका एक तरीके से उद्घाटन किया और यह अपने आप में ब्रह्मपुत्र नदी पे बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का एक तरीके से वरदान साबित हुआ है। 2014 से पहले एक जलमार्ग था, अब इसकी संख्या 20 हो गई है। वाटरवेज पे बहुत तेजी से काम किया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा एक लाइफलाइन बना है। 6,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें भारत नेट से जुड़ी हैं, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ में देश के मुख्य धारा के साथ में सुदूर ग्रामीण इलाकों तक उसको पहुंचाया जा रहा है। और यह संख्या भी पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर बात की जाए तो 6,335 से ज्यादा है। 2025 में आए 4.48 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जो कि एक तरीके से निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, यानी कि विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहा है। पीएम डिवाइन योजना के तहत 4 साल में 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, खर्च किया गया और यह स्पेशली डिजाइन की गई योजना है जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास की जमीनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है केंद्र की मोदी सरकार के माध्यम से। असम में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल एक तरीके से बनाया गया। तमाम जो स्वास्थ्य का ढांचागत विकास है उसको भी एक रफ्तार मिली है, तो यह बेहद अपने आप में महत्वपूर्ण एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो किस तरीके से शांति स्थापना तमाम काम किए गए। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में जो संख्या है वो 40% की उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े भी दिखाते हैं कैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मूलभूत जरूरतें हो, उस पर काम किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत सीमांत गांव में विकास को रफ्तार दी जा रही है कि अंतिम सीमा के पास का गांव उसको अंतिम नहीं बल्कि पहला माना जाएगा। इस सोच के साथ विकास को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना भी ये दिखाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर एक किस प्रकार का एक भाव पीएम मोदी का है और उस दिशा में भी तमाम प्रयास किए गए। असम में सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण एक तरीके से शुरू हुआ है। अगर भारत सेमीकंडक्टर में निर्माण में हब बनने जा रहा है तो उसमें भी पूर्वोत्तर कहीं ना कहीं अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाता हुआ साफ तौर से सामने आ रहा है। पूर्वोत्तर में शांति और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कई शांति समझौते हुए हैं। इसमें NSCN-IM के साथ समझौता 2015 में हुआ था, एक बड़े आधार तैयार किया गया था शांति के लिहाज से। इसी प्रकार से त्रिपुरा शांति समझौते की अगर बात की जाए NLFT-SD 2019 में हुआ और शांति स्थापना के बड़ा एक आधार तैयार होता हुआ दिखाई पड़ा। त्रिपुरा में ये दशकों से लटके हुए तमाम समझौते थे। जल्दी से समझौते की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर में शांति स्थापना को लेकर किस प्रकार से तमाम बड़े काम किए गए उसकी एक प्रमाण सीधे तौर पे दिखाई पड़ता है। बोडो शांति समझौता 2020 में हुआ और ये अपने आप में ऐतिहासिक था और ऐतिहासिक समझौते के बाद में वहां पे जमीन पे एक बहुत बड़ा शांति स्थापना के लिहाज से बदलाव देखने को मिला। अगले तथ्य की ओर अगर बात करें जल्दी से तो हम बता सकते हैं किस तरीके से कार्बी आंगलोंग शांति समझौता 2021 का उसने एक बड़ा आधार तैयार किया राज्य में विकास को रफ्तार देने के लिए, लोगों को मुख्य धारा में वापस आने के लिए। असम मेघालय सीमा समझौता 2022 में हुआ जो दशकों से लटका हुआ था, लेकिन आपसी सहमति से समझबूझ के साथ में इसको पूरा किया गया 2022 में। आदिवासी असम शांति समझौता 2022 में पूरा हुआ। यह भी अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को जमीन पर उतारने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर कहा जा सकता है। पीएम मोदी की सरकार में लगातार ये काम होते रहे हैं।
डीएनएलए शांति समझौता 2023 में हुआ, इसने भी एक तरीके से इलाके में शांति स्थापना और विकास को रफ्तार देने में एक बड़ी मदद की। उल्फा शांति समझौता 2023 में एक बदलाव की बयार लेकर आया है और तमाम बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मुख्यधारा में शामिल हुए। एनएलएफटी और एटीटीएफ शांति समझौता 2024 भी इस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था, तब जबकि पूरे पूर्वोत्तर में शांति स्थापना को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। 2014 के बाद से लगभग 9,500 विद्रोहियों ने हथियार समर्पित किए हैं, मुख्यधारा में वापस आए हैं और राज्य के इलाके के विकास को आगे बढ़ाने को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे लोग पहले हथियारों का समर्थन में रहते थे, अब एक तरीके से वो मुख्यधारा में विकास की बयार को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में कैसे विकास की एक बयार बह रही है, इसी बड़ी खबर पे हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूद थे अरुणाचल और त्रिपुरा में। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार लगातार तेज होती दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शिवमोय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, इसके अलावा रविशंकर रवि जी, जो कि एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के। आप दोनों का स्वागत है। रवि जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज अरुणाचल में थे, इसके अलावा त्रिपुरा में थे। तो अगर अरुणाचल के लिहाज से अगर बात की जाए तो 5100 करोड़ रुपए का जो विकास पैकेज था, कैसे राज्य को एक नई रफ्तार देगा, खासतौर से वहां की ऊर्जा जरूरतें और ढांचागत विकास को लेकर जो ये पूरा एक तरीके से पैकेज है, ये मददगार साबित होगा इलाके को लेकर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जिन परियोजनाओं का आज शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश किस जगह पर है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अभी जहां सूरज, भारत का पहला सूरज की किरण उस अरुणाचल प्रदेश में आती है, और वह अरुणाचल प्रदेश विकास से उपेक्षित था, विकास वहां हो नहीं रहा था। और उन्होंने क्या कहा, अरुणाचल प्रदेश का वह डोंग के पास जो सबसे अंतिम गांव है, जिसको अब वाइब्रेंट विलेज का दर्जा दिया गया है, कि वो अंतिम गांव नहीं है, भारत का प्रथम गांव है, वहां से भारत का प्रवेश द्वार शुरू होता है। तो जो परियोजनाएं हैं और जो उनका प्रभाव है, वो तो दिख रहा है। मुख्य से जो सीमावर्ती राज्य के लोग हैं, उनकी भावना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, और हर अरुणाचली आज अगर अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करता है, तो उसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में समयबद्ध विकास तो होते रहते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर विकास परियोजनाओं को लागू करना। और अभी कई ऐसी परियोजना हुई जिनको प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने, जिनका शिलान्यास किया था, वो खुद उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो जब टाइम बॉन्ड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, तो उससे लगता है कि ये सिर्फ शिलान्यास चुनावी वादे के लिए नहीं किए गए हैं, इनको साकार करने के लिए किया गया, और वो जमीन पे दिखाई भी पड़ता है। शिवमोय जी, आपको लगता है कि विश्वास बहाली के साथ न सिर्फ दिलों की दूरी को कम किया गया है इन बीते एक दशक के समय में, साथ ही साथ कनेक्टिविटी पे जिस प्रकार से फोकस है, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, एयरवेज हो या वाटरवेज हो, आपको लगता है कि ये जो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा एक तरीके से एक गैप था, उसको ब्रिज करने का काम जो किया गया, ये सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है? शिवमोय जी, और खासकर अगर आप देखें आनंद जी, कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वोत्तर का सबसे 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 फार्देस्ट प्रदेश है, तो उस प्रदेश को हम किस तरह से इंटरनलाइज करते हैं देश के इकोनॉमिक भागीदारी में, वो काफ़ी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उस जगह पे स्थित है जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ऊंचा है जी। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ म्यांमार है, काफ़ी सारे हमारे डिस्टर्बेंसेस हमको सामने प्रतीत हो रहे हैं। उस पोजीशन में भारत के लिए किसी भी वक्त सप्लाई चेन को बरकरार रखना, और कई तरह के सप्लाई चेन बरकरार रखना, सिर्फ ये नहीं कि एक ही लाइन से, एक ही ट्रेन लाइन से, पर कई तरीके का, जैसे आपने कहा हवाई से, रोड से, हर तरह, उसमें भी अलग अलग मल्टीपल चॉइसेस रख के, साथ में लोगों को भी वहाँ पे इन्वॉल्व रखना इन द नेशनल मेन स्ट्रीम में। ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट बोल के ये जो आइडिया है, इस चीज़ को जितना कम रहे, और जस्ट बेसिकली हम ये मान के चले कि ये एक सीक्वेंस है, ये हमारा एक जगह है जो हम
जो जैसे भारत के बाकी सारे प्रदेश हैं वैसे ही उसी तरह के प्रदेश हैं, वो मान के चलेंगे तो देश में एक जिसे कहते हैं कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी रहेगा जी इन सारे इलाकों के लिए। तो इसलिए कनेक्टिविटी अपने आप में और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए ये बहुत मान्यता रखते हैं। जी जी रवि जी, क्योंकि शांति स्थापना को लेकर जो प्रयास किए गए हैं बीते एक दशक से भी ज्यादा समय में मोदी सरकार के माध्यम से, और कनेक्टिविटी से विकास को जो रफ्तार दी गई है, एक क्या बड़ा बदलाव आप पूर्वोत्तर में देखते हैं जो अपने आप में से एक दशक में साफ तौर से जमीन पे दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं ये चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और यही वजह है कि पूर्वोत्तर के लोग शेष भारत के साथ जुड़ने में उनको दिक्कत हो रही थी, मीन्स आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अभी आप देखें कि मिजोरम की राजधानी आइजल तक रेल लाइन पहुंच गई है, और मैं गया था, ये परियोजना शुरू होने के पहले मैं वहां पर गया था उस रेल मार्ग को देखने के लिए। वहां के स्थानीय लोगों से बात होती थी तो उन लोगों को ये लगता था कि अच्छा, अब यहां बैठकर हम सीधे दिल्ली जा सकेंगे क्या। अभी उनको आइजल से सड़क मार्ग और जो चूंकि पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड वगैरह, गुवाहाटी आना पड़ता था, और गुवाहाटी से फिर वो रेल मार्ग से दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में जाते थे। अब वो अपने स्टेशन से देश के दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। आप नाहरलगुन, ईटानगर के पास जो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, वहां से लोग सीधे दिल्ली की तरफ यात्रा कर रहे हैं। इम्फाल तक रेल लाइन बनने की प्रक्रिया जारू है, कोहिमा तक रेल लाइन बनने की प्रक्रिया जारू है। तो इस कनेक्टिविटी ने पूर्वोत्तर को एक अलग तरह की लाइफ लाइन दी है। हम चूंकि पूर्वोत्तर में हैं और हम देखते हैं कि आज से 25 साल पहले पूर्वोत्तर क्या था और अभी किबुटू। पहले किबुटू तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, रास्ता उतने अच्छे नहीं थे, लैंडस्लाइड या बाढ़ की वजह से दिक्कत होती थी। लेकिन अब किबुटू तक इतनी अच्छी सड़क बनकर तैयार हो गई है। जी और देखिए, वो जो वाइब्रेंट विलेज की जो बात की गई है मोदी जी के द्वारा, वो सबसे महत्वपूर्ण पहली है। पहले देखिए होता क्या था, अरुणाचल के जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, सुविधाओं के अभाव में वो गांव छोड़कर आने लगे थे, और ये हमारे सीमा के प्रहरी हैं, वो कई बार सुरक्षा फोर्सों को सूचना देते हैं जी कि सीमा पर क्या हो रहा। तो उनका, उन ग्रामीणों का सीमा पर रहना, बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस सरकार ने आने के बाद क्या किया कि उन सीमावर्ती गांवों तक जो बेसिक सुविधाएं थी, स्वास्थ्य, सड़क, यातायात, उस दिशा में गंभीर काम हुआ है। सिर्फ गांव का विकास नहीं हुआ है, इस पहल से देश की सुरक्षा को एक मजबूत आधार मिला बिल्कुल है। और बिल्कुल, एक बहुत विकास जो है वो रणनीतिक तौर से भी देखा जाए उसके भी बहुत मायने होते हैं, वो भी वहां धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। शुभमोय जी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री का या पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी को लेकर, तो अरुणाचल से प्रधानमंत्री का जीएसटी के आज से जो एक नई शुरुआत हुई है 2.0 का नेक्स्ट जेन जीएसटी को लेकर, उस पर बात रखना और साथ ही साथ स्वदेशी का मंत्र देना, इसके भी बहुत मायने हैं। कैसे देखते हैं आप इसको शुभमोय जी? बहुत ज्यादा, और साथ में मैं इस चीज को हम कभी नहीं मतलब नजरअंदाज करना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जब भी हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स गए हैं तो उस पर हमारे प्रतिवेशी राज्य देश ने आपत्ति जताया है। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री जी अरुणाचल में गए हैं और उसके बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ स्टैंपिंग इट क्लियरली कि अरुणाचल प्रदेश इज इनएक्सट्रिकेबली पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में जो भी चीज़ हो रहा है, जैसे जीएसटी हो, जैसे भी दूसरी चीज़ हो, इन सभी चीज़ों में भारत के अहम भूमिका, स्टैंडर्ड भूमिका, कुछ भी हो, अरुणाचल प्रदेश निभाते हैं। और इस बारे में देयर इज नो फर्दर डिस्कशन, देयर इज नो फर्दर आलोचना, देयर इज नो फर्दर स्कोप फॉर एनी डायलॉग। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो प्रधानमंत्री को वहाँ पे जाना, एक जिसे कहते हैं हाई प्रोफाइल विजिट करना, अपने आप में काफी ज्यादा एक सिग्नेचर
जी जी शोभा जी, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि अगर हम पूर्वोत्तर के विकास की बात करते हैं और भारत जब सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में एक तरीके से महारत हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी भी मजबूत पहचान हमें पूर्वोत्तर में दिखाई पड़ रही है। वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक तरीके से फैसिलिटी की शुरुआत हो रही, तो ऐसे में ये भी दिखाता है कि जो आज भारत तेजी से विकास कर रहा है उसमें भी पूर्वोत्तर की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और खासकर अगर आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में प्रोडक्शन इन तरह की चीज़ों का, सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, हम अगर जब रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, हम उस तरह के मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जगह, ये सारे जो टेरेन है काफ़ी प्रोडक्टिव है। जी तो उन सारी जगहों पे हमारा स्टैम्प रखना, साथ में हम अगर चाहें कि हम बात करें कि हमारे और एक साउथ में हमारे जो पड़ोसी राज्य म्यांमार है, वहाँ पे किस तरह का जो आना जाना रहता है इलीगल माइग्रेंट्स का, उसको कंट्रोल करना, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जी पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल में प्रधानमंत्री जी का स्ट्रॉन्ग स्टेपिंग स्टोन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं मानता हूँ, और इसको जी हम उस तरह से कंसिडर करेंगे कि ये देयरफॉर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी रवि जी, एक फाइनल छोटा सा जवाब आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो समृद्ध विरासत है पूरे पूर्वोत्तर की, उसको भी एक पुनर्स्थापित करना, नई पहचान देना और उस विरासत का एक मान सम्मान भी करना, इस दिशा में भी बहुत काम दिखाई पड़ रहा है। रवि जी। ये सबसे बड़ी बात श्री नरेंद्र मोदी जी की ये है कि वो सिर्फ विकास परियोजनाएं या राजनीति नहीं करते हैं। पूर्वोत्तर की जो परंपरा है, जो उसकी विरासत है, उस पर भी वो रिएक्ट करते हैं, पहल करते हैं। आज के दिन देखिए, असम के महान गायक जुबिन गर्ग का निधन हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री की त्वरित प्रतिक्रिया आई है, संवेदना संदेश आया है। जी तो इस तरह की पहल से क्या होता है कि लोग जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं। और पूर्वोत्तर के साथ एक चीज ध्यान में रखिए कि लोग बड़े स्वाभिमानी हैं, अपनी स्वायत्तता के प्रति वो बहुत ही सजग हैं। जी और जब तो इस तरह की जब पहल होती है ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये केंद्र में जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी संवेदना को समझ रहे हैं, और उससे जो राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीयता की भावना है, वो ज्यादा मजबूत होती है। जी और आज पूरे पूर्वोत्तर की स्थिति को देख लीजिए, कितने भूमिगत संगठनों ने समर्पण कर दिया है, एक जी शांति का माहौल बना है, और शांति का माहौल बनने की वजह से ही जी पूरे उत्तर में आज बिल्कुल, और विकास शायद की इसीलिए एक गति विश्वास बहाली का एक माहौल बनता है, उससे विकास को रफ्तार मिलती है, जो पूर्वोत्तर में दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक